वही बैठे बैठे ने मूल बंद, कपालभाति प्राणायाम क्रिया नहीं, और साथ में मूल बंद, तो 3 in 1 हो जाएगा। यानी इस स्थिति में बैठेंगे और बंद, मूल बंद, उद्यान बंद, जालंधर बंद और महाबंद। तो आज सिर्फ मूल बंद और कल आपको बताएंगे उद्यान बंद। तो इसलिए कल का सेशन मिस नहीं करना। कल आपको नौली क्रिया बताई जाएगी, उद्यान बंद बताया जाएगा और मुद्राओं में आगे एक और मुद्रा बताएंगे। और अभी आपको 2 गतियां कराएंगे, गति भी होती हैं योग में, और अगली गति भी कल बताई जाएगी। तो इसमें इसी स्थिति में बैठेंगे। हृदय मुद्रा में आपने अपने हथेलियों को ले लिया है और यहाँ पर कपालभाति प्राणायाम आरंभ करेंगे। योग की गतियाँ जो हैं वो इतनी अच्छी हैं कि वो दुर्गति से बचाए रखते हैं। अगर योग वाली गतियाँ नहीं करेंगे तो फिर दुर्गति में जाएंगे। तो ऐसा कौन करना चाहता है? इसलिए कपालभाति प्राणायाम कैसे करना है जब देखें। इसमें आरंभिक स्थिति में समझ लें कि जितने आपकी सांस लेने की कैपेसिटी है उसका जस्ट हाफ ऑफ द कैपेसिटी एक्सरसाइज करना है। यानी पूरा गहरा सांस नहीं छोड़ना है, पूरा गहरा नहीं भरना है, इस तरह जान लीजिए। तो हाफ ऑफ द कैपेसिटी। दूसरी चीज ये ध्यान रखनी है कि इसमें विरेचन पर ध्यान देना है, यानी श्वास की निकासी पर, सांस छोड़ने पर ही बल डालना है। श्वास भरने का सिर्फ आपको पता है, पड़ोसी को उसका पता भी नहीं चलता कि ये कब में को भर लेता है। तो 2 सांस छोड़ने के बीच का जो गैप है उसमें सांस थोड़ा सा भर जाए। ऐसे हमें 20 सांस छोड़ने हैं। आरंभिक स्थिति में बोल रहा हूं, 20 सांस छोड़ने हैं, ध्यान से सुनिए। और 20वां सांस पूरा छोड़ना है। और जब पूरा छोड़ देंगे तो नीचे गुदा द्वार को, भीतर को समेट करके बैठे रहना है। पहला सोपान यानी पहला लेसन कपालभाति का यही है। एक बार देखें। यथा सामर्थ्य इस स्थिति में रुकना। अब मैंने हृदय मुद्रा भी ली हुई है, मूल बंध भी लगा हुआ है और श्वास भी बाहर छूटा हुआ है। जितनी देर सुविधा से बैठ सकता हूं उतना बैठूं, मूल बंध को लगाए रखूं और श्वास को आराम से भर जाने दूं। अब बाद में मूल बंध को भी ढीला छोड़ दूं और नॉर्मल श्वास लूं। ऐसा पहले स्थिति में करना। आसन में स्थिर होकर के बैठना, कमर, गर्दन, सिर एक लाइन में। यह है त्रयमेकत्र संयम। संयम किए बिना काम नहीं चलता। जैसे धारणा, ध्यान, समाधि, तीनों को जोड़ दें तो संयम। ऐसे ही वात, कफ, पित्त तीनों का संतुलन हो जाए शरीर में तो संयम। ऐसे ही तीनों बंधों को लगा करके स्थित होकर के बैठना सीख लें तो संयम। चाहे भस्त्रिका प्राणायाम में और चाहे नहीं, भस्त्रिका में नहीं, कपालभाति में। तो ऐसे बैठना संयम करके। ये बच्ची जो सबसे आगे बैठी हुई है, हृदय मुद्रा फेसिंग टुवर्ड्स स्काई, नीचे नहीं रखना है। जितने भी लोग हृदय मुद्रा में बैठे हैं आप लोग, तो ऊर्ध्वमुखी रहेगा। चलिए आरंभ करें सभी। 20 श्वास की आवाज मेरे तक आनी चाहिए लगातार। आरंभ करें। वाह, सब भाई पीछे तक जो बैठे हैं वो बड़े कृपालु हैं, बड़े ताकतवर हैं, क्योंकि आप इनकी बैक पर हैं। कहते हैं ना कि इसकी बैक पे कौन है, ये देखो बड़ा उछलता है। तो ये जितने आगे लोग बैठे हैं इनकी बैक पे आप हैं, तो आपको इनसे ज्यादा मजबूत होना चाहिए। बैक पे 2 लोग होते हैं, एक तो वो होते हैं जो बैक से ताकत देते हैं, और एक बैक पे वो लोग भी होते हैं जो बोझ बन जाते हैं। कहते हैं ले भाई बैठ जा मेरी कमर पे, आ जा। तो आप वो हैं जो इनकी ताकत हैं, तो इसलिए आपको ज्यादा मजबूत होना चाहिए। पीछे घूम के नहीं देखा। सबसे पीछे वाले साधक 2 बात कर रहे हैं आपस में और पीछे मुड़ के भी देख रहे हैं वॉकिंग करते हुए लोगों को, वो नहीं होना चाहिए। प्लीज सहयोग करें। 20वां श्वास जो आप छोड़ेंगे, 20वां श्वास प्रेशर से छोड़ना और फिर मूल बंद ऐसे पूरा छोड़ दो। यानी आपका जो एनएस है, एनएस को अंदर की ओर संकुचित कर लेना। गुदा को, एनएस को अंदर की ओर संकुचित कर लेना। जितने हृदय मुद्रा क्यों छोड़ दी जायसवाल जी?
जितने हमारे भाई हैं जो इम्पोटेंस से पीड़ित हैं, उनके लिए मूल बंध का अभ्यास सर्वोत्तम है। जितनी माताओं को पीरियड्स डिसऑर्डर है, उनके लिए मूल बंध का अभ्यास सर्वोत्तम है। इसका अभ्यास रेगुलर करें। तो यानी 20वां श्वास प्रेशर के साथ छोड़ना और फिर गुदा को, जो लोग मूल बंध लगाते हैं, करते रहिए, समझ भी लीजिए, जो लोग मूल बंध लगाते हैं उनको पाइल्स की बीमारी नहीं होती है। जो लोग मूल बंध लगाते हैं उनको बड़ा भयंकर एक रोग होता है, कांच निकल जाती है, उसमें पूरा मलाशय ही बाहर आ जाता है, ऐसी बीमारी नहीं होती है। जो लोग मूल बंध लगाते हैं उनको नैष्ठिक ब्रह्मचर्य की प्राप्ति करने में बहुत सहयोग मिलता है। जो लोग मूल बंध लगाते हैं उनका शारीरिक ताकत और सौंदर्य खूब बढ़ता है। जो लोग मूल बंध लगाते हैं उनका नाभि से नीचे एक बालिष्ट भर के आगे पीछे के हिस्से पूरी तरह से निरोग हो जाते हैं। बताओ, इतने सारे फायदे। और नहीं तो फिर डॉक्टर साहब के पास जाके, अब वो तो हमारी मदद करेंगे हैं, अगर पाइल्स हो जाएगी तो सर्जरी करेंगे, भाई झट से कराओ ताकि जान बचानी है। तो वो हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, क्योंकि वो उस समय हमारी मदद करते हैं जिस समय हम अपनी मदद खुद भी नहीं कर पाते हैं। तो हम ऋणी हैं चिकित्सकों के, लेकिन चिकित्सक भी प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु तू मुझे क्षमा करना, क्योंकि मेरा व्यवसाय लोगों के दुख पर टिका हुआ है। मैं प्रार्थना करता हूं, कामना करता हूं कि मेरे हाथ में जो रोगी आए वो निरोग होकर के यहां से जाए और स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करे। तो उनका उद्देश्य भी यही है, और वही कार्य योग साधक करते हैं कि औषधि मुक्त स्वास्थ्य देते हैं। हम लोग आमतौर पे क्या होता है कि जब बिगड़ जाता है तो संवारने की कोशिश करते हैं। योग साधक कहते हैं कि नहीं भाई, बिगड़ो मत। रामकृष्ण परमहंस देव को मैं जगह जगह कोट करता हूं इस बात के लिए। वो कहते हैं कि बर्तन अगर मैला हो गया तो फिर मांजने का क्या मजा आया। प्रतिदिन वो बर्तन मांजते थे, पूजा की थाल मांज करके ले जाते। बूढ़े हो गए, उनके शिष्यों ने सोचा कि ये काम तो गुरुजी का हम कर दिया करेंगे, पहले से ही तैयार थाल मांज करके, फूल तोड़ करके वो रख देते थे। लेकिन रामकृष्ण परमहंस धीरे से उठते, अपनी थाली को, पूजा की थाली को, कटोरी को, दीपक को मांजना शुरू कर देते। दौड़ करके आए उनके शिष्य नरेंद्र, जिनका नाम आप विवेकानंद के रूप में जानते हैं, कहने गुरुदेव ये थाली मंजी हुई है। कहले हाँ बेटा, मैं इसीलिए इसको मांज रहा हूं। कमाल हो गया। उन्होंने सोचा कि गुरुजी की कुछ याददाश्त में भी गड़बड़ हो गई शायद। मैं कह रहा हूं कि मैं मांज रहा हूं, मांजा हुआ है, फिर भी कह रहे हैं कि बेटा मैं इसीलिए मांज रहा हूं। कहले गुरुदेव मैंने खुद मांज के रखा था रात इसको। कि हाँ बेटा इसीलिए तो मांज रहा हूं, मैला होने के बाद मांजा तो क्या मांजा। तो इसलिए अपने शरीर को रिपेयर कराने से पहले ही इसको जगा लें, ऊर्जा केंद्रों को जगा लें, नाड़ी तंत्र को शुद्ध कर लें, निर्मल कर लें। बहुत सारे ऐसे रोग हैं जो केवल हमारी लापरवाही की वजह से होते हैं, और कपाल भाती प्राणायाम उसमें बहुत उपयोगी है कि ये आपको और बहुत सारी चीजें करने की जरूरत न भी पड़े तो भी आपका काम चलेगा। फिर से लीजिए एक राउंड। कपाल भाती प्राणायाम के 10 राउंड लेने हैं, यानी 10 राउंड का मतलब केवल 200 सांस, बहुत छोटा सा राउंड है। मैं आपको 100 सांस के राउंड नहीं लगवा रहा हूं, क्योंकि आई वॉन्ट यू टू प्रैक्टिस and allow you to go into depth of practice, depth of realization rather। क्योंकि चीजों को सीखना महत्वपूर्ण है, लेकिन अपनाना उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। शहद बहुत गुणकारी है, बेल बहुत गुणकारी है, आंवला का तो जवाब ही नहीं है। मौसम के फल बहुत अच्छे हैं, मौसम की सब्जी जरूर खानी चाहिए, लेकिन लाभ किन्हें मिलेगा? जो उनका लाभ लेंगे, जो उनका सेवन करेंगे, वरना जान जाएंगे बेल गुणकारी है। कितने लोग हैं जो आजकल बेल का सेवन कर रहे हैं, ये हमें देखना पड़ेगा। सब लोगों को खाना चाहिए मौसम की चीज। फालसा गर्मियों में जो आदमी भले एक दिन के लिए मिले, फालसा खाइए, उसकी ठंडक का आनंद लीजिए। आप जो है बेल का प्रयोग करिए। आप कच्ची अम्बी, जब तक पका हुआ आम नहीं आ रहा, कुदरत देखो आपको देती है, करते रहिए प्राणायाम। कुदरत आपको देती है, वो जानती है कि इस समय बच्चों को, मेरे बच्चों को लू लग जाएगी, तो वो कच्ची अम्बिये गिरा देती है। एक आंधी का झोंका आया और खूब सारे अम्बिये टूट पड़ी। हम लोग सोचते हैं कि लो बताओ सारी फसल खराब हो गई। नहीं, उसकी दया को देखो। मैंने कहा ना कि सकारात्मक दृष्टि विकसित करो। कुदरत ने जरूर कुछ सोच के दिया, क्योंकि
कच्ची अम्बी जो काम करेगी वो पक्की अम्बी कभी नहीं कर सकती, पक्का आम नहीं कर सकता वो काम। कच्ची अम्बी का पना है, कल एक माँ ने पिलाया, हमने भी पिया। हमने कहा देखिए इस मौसम का पहला आम का पना हमें गाजियाबाद में पीने का सौभाग्य प्राप्त होना था और इस माँ के हाथ से प्राप्त होना था, आनंद आ गया। तो ऐसे अगर वो ना पिलाती तो आज सबको इतने सारे फायदे की बात हम ना बताते। उसने यज्ञ किया है, उसने एक गिलास भर कच्ची अम्बी यज्ञ में डाल करके इतने लोगों तक उसका सुर भी पहुंचा दिया है। तो कच्ची अम्बी का पना पीजिए, सत्तू पीजिएगा। कोल्ड ड्रिंक के नाम पर जो ध्यान आता है हमको प्रचार तंत्र पे, आजकल बड़ी गड़बड़ होती है, जो दिखता है वही बिकता है। तो हम ऐसा 10 बार 100 झूठ को बोलेंगे तो 11वीं बार लोग उसे सच मानने लगते हैं। तो ये गलत है। जब हम कोल्ड ड्रिंक की बात करें तो बच्चों को नींबू की शिकंजी पिलाइए, आम का पन्ना पिलाइए, सत्तू बना करके पिलाइए, खीरे का जूस पिलाइए, लौकी का जूस पीजिए और पिलाइए। ये है पीने वाली चीजें। बेल का शरबत पिलाइए। जितने पेट के रोग हैं, सारे के सारे रोग बेल के शरबत से खत्म हो जाते हैं। बेल रूखी खाइए, सीधी खाइए। जिन दिनों में बेल नहीं होती है तो हमें फिर वैद्य लोग नुस्खा लिख करके देते हैं, भाई ये बेलगिरी का चूर्ण इसको खिलाओ। पुरानी बेल कूट करके उसका पाउडर पिलाइए इसको दूध के साथ, पानी के साथ, तब जो है ठीक होगा। तो चाहे वो कॉन्स्टिपेशन है, चाहे कोलाइटिस है, यहाँ तक कि डायरिया है, सब चीज़ें बेल से ठीक हो जाती हैं। इस मौसम में सबसे ज़्यादा इन्फेक्शन हमारी आंतों में होता है और उसकी रक्षा का सर्वोत्तम उपाय दिया गया बेल। तो ऐसे ही कुदरत दे रही है। आड़ू उसने सर्दी में पैदा नहीं किया। वो जानती है कि पेट में कृमि जो है, कीड़ा आजकल होता है, इसलिए आजकल आड़ू आता है। लेकिन हम लोगों को तो स्वाद लगा हुआ है, मीठा खाएंगे, खट्टा खाएंगे, नमकीन खाएंगे, चरपरा खाएंगे, लेकिन कषाय और कड़वा नहीं खाते। तो उसकी वजह से वो बीमारी जो उनसे रोग उन रसों से संबंधित है वो हमको हो जाती है। तो कड़वापन जरूर लेना चाहिए। तो ये जो आड़ू है ये कृमिनाशक है। टमाटर लीजिए, आजकल टमाटर खूब गर्मी में आते हैं, इसलिए आते हैं कि उन्हें ज़्यादा खाने की ज़रूरत है। आजकल केवल जिन लोगों के पेट में कीड़े रहते हैं, एमीबाइसिस जिनको हो जाती है, वो टमाटर काटिए 1 पाव है और उनके अंदर जो है काली मिर्च है और थोड़ा सा हल्का सा सेंधा नमक डाल करके खाली पेट खा लीजिए सुबह ही सुबह। देखो वो कृमि कहाँ भागती है, एकदम ठीक हो जाएगी। ऐसे ही जो ये है आपका बेल, उसका सेवन करिए। आजकल आड़ू है, जब जिस मौसम में आड़ू नहीं होते तो आड़ू के पत्ते खिलाने पड़ते हैं पेट साफ करने के लिए। शंख प्रक्षालन करते हैं तो आड़ू के पत्ते का रस हम उसमें मिलाते हैं कि इसके पेट के अंदर जो कीड़े पीड़े हैं वो भी सब निकल जाएं, साफ हो जाएं। तो इसलिए मौसम की चीज़ जरूर जरूर सेवन करिएगा। जो जान आपने जान तो लिया, लेकिन हमने पहले ही बताया कि जो उसका अभ्यास करेगा उसको आनंद आ जाएगा। कल हमने बेल का शरबत भी पिया, तो बेल के शरबत का श्रेय जिनको मिलना है उनको मिल गया, प्रदीप को है, सब जान गए। ये ना सोचना कि सारे के सारे के हम गुरुजी को आज सब लोग कुछ ना कुछ पिलाएंगे।